हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शॉर्ट रिवीजन क्लासेस। आरआरबी जेई टेक्नीशियन एनटीपीसी वगैरह के फॉर्म आने चालू हो गए हैं और आई होप आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो ये है वीडियो नंबर थर्ड केमिस्ट्री का, जिसमें हम पढ़ाएंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और ये मेरा पिछला स्कोर कार्ड है। देखिए मैंने ये स्मारक पुट करता हूँ क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आई नो द क्रैक। मेरे 90 मार्क्स आए थे तो मुझे पता है साइंस में क्या क्या आता है। तो इस बारे में चाहता हूँ कि वो सब नॉलेज मैं शेयर करूँ और आप लोगों तक ये सब बातें पहुँचे और कम से कम टाइम में आप अच्छे से साइंस का रिवीजन कर पाएँ। इसमें मेरे साइंस में मेरे 29/30 आए थे। तो आई नो कि क्या क्या चीज़ें आने वाली है। मैं केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों पढ़ाऊंगा। तो ये वीडियो नंबर थर्ड है आपका केमिस्ट्री का। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे। मेटल्स क्या होता है कि अब आप बोलोगे कि मेटल्स क्या होता है। लोहा, जो कि मेटल्स मतलब कि जो हार्ड होते हैं, सोनर्स होते हैं, ये सब प्रॉपर्टीज फिजिकल होती है। जो एक्चुअल मीनिंग है केमिस्ट्री का वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, दोज एलिमेंट विच फॉर्म आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेटल्स। मतलब समझते हैं। जैसे मैं कहूँगा सोडियम है ना। अब आप कहोगे सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, तो आपको पता होना चाहिए 11 होता है सोडियम का एटॉमिक नंबर। इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँगा तो क्या आएगा 281। अब आप सबको पता होगा अगर कोई भी एलिमेंट है उसको स्टेबल होना है तो उसके लास्ट शेल में कितने होने चाहिए। उसके लास्ट शेल में होने चाहिए 8, या फिर फर्स्ट शेल में 2 है तो उसके बाद 8 होने चाहिए। तो इसमें यहाँ पर क्या है, लास्ट शेल में 1 है। तो अब ये अपने फुलफिल करने के लिए क्या कर सकता है, या तो यहाँ पर ये 7 को ऐड कर दे, 7 इलेक्ट्रॉन्स को, तो हो जाएंगे 8। तो आपका ये स्टेबल हो जाएगा। या फिर ये एक जो है उसको लूज कर दे। तो कौन सा आसान है, एक लूज करना या 7 को ऐड करना। तो आप कहोगे एक लूज करना आसान है। अब ध्यान से सुनना, अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो आपको पता है अगर इसमें 11 एटॉमिक नंबर है इसका, तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 प्रोटॉन होंगे। सही बात है। अब एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो ये क्या बन गया, किसमें क्या चीज़ ज़्यादा हो गई, इसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो आप एकदम से बोलोगे एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो मतलब 10 इलेक्ट्रॉन बचे और प्रोटॉन 11 बचे। तो ज़्यादा क्या है, प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो आपने बोल दिया +1, कि एक ज़्यादा हो गया प्रोटॉन। तो आपने प्लस का साइन लगा दिया, प्लस मतलब एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया। अगर माइनस होता तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता। सेम केस है। तो इसका मतलब ये हो गया वो एलिमेंट जो अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें। अगर इन्होंने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो क्या है, +1 आया क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा हो गए। उन्हीं को बोलते हैं मेटल्स। जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का क्या होता है +3। तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है ये, तो इसके क्या हो गया, ये मेटल है। अगर लूज कर रहा है तो मेटल है, अगर वो गेन कर रहा है तो नॉन मेटल है। नॉन मेटल का भी यहीं पर समझ लेते हैं। कैसे, जैसे एक हमने लिया क्लोरीन। क्लोरीन एक नॉन मेटल है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक वो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी इसकी 287। अब या तो ये 7 को लूज कर दे, है ना, तो स्टेबल हो जाएगा, या फिर इसको 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इसमें 8 हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या आसान है, 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करना। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा, इसके बाद 17 प्रोटॉन है पॉजिटिव वाले और 17 इलेक्ट्रॉन है। अब इसने अगर एक गेन कर लिया तो उसके कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो उसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो माइनस साइन आएगा, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस साइन। और एक ज़्यादा हो गया तो एक ज़्यादा के लिए क्या बन जाएगा, Cl-1। तो इसीलिए ये क्या बन गया, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो क्या बन गया, ये नॉन मेटल। और इलेक्ट्रॉन को इसमें लूज करा है इसने, तो ये क्या बन गया, मेटल। समझ में आ गया इतना। तो ये होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स की बेसिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन। ठीक है, बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से आप जानो कि मेटल्स हार्ड होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि सॉफ्ट भी होते हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम। ये सब हम आगे पढ़ेंगे। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल होते हैं। ध्यान से समझिएगा, मेलिएबल मतलब कि वो चीज़ मेटल्स को हमें ना एक शीट में, मतलब उसको हथौड़ा मार मार के शीट में कर लेंगे। अगर हम उसको शीट में कर लेंगे तो मतलब वो मेलिएबल है। अगर वो मेलिएबल तो इसकी प्रॉपर्टी का नाम हो जाएगा मेलिएबिलिटी। ओके, तो मेटल्स को हम शीट में बना सकते हैं, नॉन मेटल्स को हम शीट में नहीं कर सकते। दूसरा आता है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स जो होते हैं वो हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। आप आग के पास रखोगे वो गर्म हो जाएंगे। लेकिन एक्सेप्ट कौन सा, मरकरी और लेड। पेपर में बहुत आता है कि कौन से मेटल्स होते हैं जो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, तो आप बोलोगे मरकरी और लेड। तीसरी प्रॉपर्टी है फिजिकल कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। सही बात है इलेक्ट्रिसिटी के। तो इलेक्ट्रिसिटी में बेस्ट कौन सा होता है, सबसे अच्छा होता है सिल्वर, है ना। तो हम सिल्वर यूज़ करते हैं कि वायरिंग के लिए, नहीं, हम कौन सा यूज़ करते हैं, कॉपर। और उससे बेकार थोड़ा सा हो जाता है एल्युमिनियम। तो वो सिल्वर क्यों नहीं करते, क्योंकि महंगा होता है। ठीक बात है। कुछ पॉइंट नंबर 4, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स का जो है ना हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो 1500 डिग्री, 1000 डिग्री ऐसे मेल्ट होते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आपका आयरन 1535 के आसपास होता है, कॉपर 1000 के आसपास होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे गैलियम और
सीजियम, ये 30 डिग्री और 28 डिग्री पे ही पिघल जाते हैं। 30 डिग्री मतलब अगर आप हाथ पे भी रखोगे, आपके हाथ का टेम्परेचर 37 के आसपास होता है, तो ये दोनों गैलियम और सीजियम आपके हाथ पे ही पिघल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन होता है, ये भी याद रखना। एक होता है सोडियम और पोटेशियम, ये भी याद रखना, ये 98 डिग्री सेल्सियस या फिर 100 के आसपास में पिघल जाते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक बात है। फिफ्थ फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई इसकी, ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ज़्यादातर ये सॉलिड होंगे, एक्सेप्ट कौन सा, मरकरी, कि मरकरी जो होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ये भी याद रखना है। मेटल्स जो होते हैं, अगला पॉइंट, मेटल्स जो होते हैं सोनरस होते हैं। सोनरस मतलब वो प्रोड्यूस करते हैं साउंड, अगर वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो वो हो गए सोनोरस प्रॉपर्टी, हो गई सोनोरिटी। ओके। सेवंथ है, मेटल्स जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के। सोडियम और पोटेशियम का क्या होता है, ये कट बाय नाइफ, ये आपके चाकू से भी कट जाते हैं। अच्छा, सही बात है। इन दोनों के बारे में एक और बात याद रखना है कि ये दोनों ना उनको केरोसिन में रखते हैं, केप्ट ऑन केरोसिन। अच्छा, केरोसिन में क्यों रखते हैं, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव, वो हाईली रिएक्टिव होते हैं और हवा के साथ कांटेक्ट में आने के बाद क्या होता है, फट जाते हैं। पानी के साथ कांटेक्ट में आएंगे, क्या होगा, फट जाएंगे। तो दे आर हाईली रिएक्टिव, ये भी आता है पेपर में, ये भी आपको याद रखना है। फिर अगली फिजिकल प्रॉपर्टी है उसकी कि मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब है वो प्रॉपर्टी जिसमें हम मेटल्स को अगर हथौड़ा मार के शीट वो वायर्स में करते हैं, जैसे शीट में करते हैं तो क्या होगा, मेलेबिलिटी, और अगर वायर में कर दे तो क्या होगा, आपकी डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी में क्या होगा, वायर्स में कर देते हैं, वायर में मतलब कि पतले पतले डंडियाँ बना देते हैं। हाँ, बना सकते हैं, कैसे, हम जो इलेक्ट्रिसिटी वायर होती है वही तो वायर में बनाते हैं। किसको बनाते हैं, मेटल्स को बनाते हैं, एल्यूमिनियम को बनाते हैं, कॉपर को बनाते हैं, आयरन को बनाते हैं। तो वो आ गई आपकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। तो ये आपकी 8 फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर इसमें से क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। पहली है केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। अगर मैं मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ मिलाऊंगा तो क्या होगा, सिंपल सा है, मेटल को ऑक्सीजन के मिलाऊंगा तो मुझे मिलेगा मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम को मिलाया ऑक्सीजन के साथ, सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम को मिलाया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कॉपर को मिलाया कॉपर ऑक्साइड, जिंक को मिलाया यहाँ पर O2, तो जिंक ऑक्साइड, आयरन को मिलाया तो आयरन ऑक्साइड। अच्छा, इसमें एक चीज़ का याद रखना, ऑक्साइड का मिलाने का मतलब क्या है, अगर मैं ऑक्सीजन ऐड कर रहा हूँ तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ऑक्सीजन ऐड कर रहा हूँ तो मे भी हो सकता है मैं कंबशन कर रहा हूँ, इसका मतलब कंबशन कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, मैं उसमें आग लगा रहा हूँ। आग लगा रहा हूँ, तभी तो मुझे आग कब लगेगी, जब ऑक्सीजन ऐड होगी, ऑक्सीजन ऐड होगी तभी तो आग लगती है। तो मैं कंबशन करने को भी बोल सकता हूँ कि मैंने ऑक्सीजन ऐड करी है। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना। जैसे कॉपर है, मैंने बोला कॉपर में मैंने ऑक्सीजन मिला दी तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। तो बेसिकली क्या करा मैंने, कॉपर को मैंने फायर के नीचे रख दिया, अब उसको ऑक्सीजन मिली, वो उसके साथ मिली गर्म होकर, तो वो कॉपर ऑक्साइड बन गई, जो कि कौन से कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। मैंने वीडियो नंबर 2 में बताया है। ठीक बात है। अब आते हैं, ये जो मेटल ऑक्साइड बने हैं, सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, तो इन सब की भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर स्टार लगा देना, ध्यान से समझना। ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड जो हमारे ये मेटल ऑक्साइड्स बने हैं इतने सारे 5-6, ये वाले, अगर मैं सोडियम मिला दूँ, पोटेशियम मिला दूँ, पोटेशियम ऑक्साइड, तो ये जो जितने भी पोटेशियम या ऑक्साइड बने हैं, मेटल ऑक्साइड, ये ज़्यादातर इंसॉल्युबल होते हैं वाटर में। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, एल्कली। एल्कली मतलब बेसिस बनाते हैं, बेस बनाते हैं। अच्छा, तो वो कौन कौन से ऐसे मेटल ऑक्साइड्स हैं जो बेस बनाते हैं, फॉर एन एग्जांपल, पहला है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड को आप पानी में मिलाओगे, क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। ये क्या है, एल्कली है, एल्कली मतलब ये बेस है। ठीक बात है। दूसरा एग्जांपल, पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड को आप पानी में मिलाओगे, क्या बन जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी एक एल्कली है और ये क्या कहते हैं, बेस बोला जाएगा इसको। ठीक बात है। ये तो हो गए आपके मेटल ऑक्साइड। अगर आपके मेटल ऑक्साइड के बारे में एक प्रॉपर्टी आपको पता लग गई है कि मेटल ऑक्साइड पानी में नहीं घुलते हैं, अगर कुछ घुल जाते हैं जैसे कि पोटेशियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड। ठीक बात है। अब दूसरी मेटल ऑक्साइड की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं ना वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं कुछ कुछ। फॉर एन एग्जांपल, जैसे एक मेटल ऑक्साइड है एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है वो ध्यान से समझते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं अगर उनको एसिड के साथ मिलाओगे, ध्यान से समझना। एम्फोटेरिक ऑक्साइड स्क्रीन पे देखना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड Al2O3 है, वो ऑक्साइड अगर मैं उनको एसिड के साथ मिलाऊंगा तो वो सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे। अगर ये एसिड है तो ये कैसा रिएक्ट करेगा, ये बेस की तरह एक्ट करेगा। ठीक बात है। अगर मैं उसी एम्फोटेरिक ऑक्साइड को बेस के साथ मिलाया, ये क्या है, बेस, अगर मैं बेस के साथ मिलाऊंगा तब भी मुझे क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। और ये कैसे एक्ट कर रहा है, ये एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। थोड़ा सा और डीप में समझे तो ऐसे समझो, एसिड प्लस बेस मिलके हमेशा क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। सही बात है। अगर सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है तो ये तो सॉल्ट, ये भी सॉल्ट है AlCl3, और ये क्या है, वाटर है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी मैंने एसिड में क्या मिलाऊंगा, जो सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा, बेस, तो ये कैसा एक्ट कर रहा है, बेस की तरह एक्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैंने इसमें बेस में मिलाया, NaOH के साथ मिलाया, तो ये कैसा रिएक्ट कर रहा है, एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा है। तो ये मेटल ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो कभी कभी कुछ कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करते हैं, एसिड के साथ बेस की तरह और बेस के साथ एसिड की तरह एक्ट करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखा जाए तो देखो जिंक ऑक्साइड का लेते हैं। जिंक ऑक्साइड क्या है, एक मेटल ऑक्साइड है, इसको मैंने एसिड में मिलाया, तो हमें एसिड तो क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। अब अगर मैंने एसिड के साथ मिलाया तो सॉल्ट प्लस वाटर कब मिलता है, जब एसिड किसके साथ मिलेगा, बेस की तरह। तो ये कैसे एक्ट करेगा, ये बेस की तरह एक्ट करेगा। लेकिन यही जिंक ऑक्साइड अगर यही ऑक्साइड जो है मेटल ऑक्साइड अगर मैं बेस के साथ मिलाऊंगा, तब भी मुझे क्या मिल रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। और सॉल्ट प्लस वाटर का मिलता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड प्लस बेस मिलाने पे। तो अगर ये बेस है तो ये कैसे एक्ट कर रहा होगा, अब एसिड की तरह एक्ट कर रहा होगा। तो एसिड के साथ क्या मिलेगा, बेस मिलके सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। आपको पता है चैप्टर नंबर 2 वीडियो नंबर 2 में मैंने बताया था। तो वही यहाँ पर कर रहा है कि बेस के साथ एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा है और एसिड के साथ बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है। समझ में आ गया एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की बात। तो ये मेटल ऑक्साइड्स की दो प्रॉपर्टी होती है, एक कि वो पानी के साथ नहीं मिलता है, दूसरा कुछ मिल जाता है, और दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे कि मैंने बता दिया जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक बात है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है मेटल्स की, मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टी सेकंड होती है कि मेटल्स को अगर हमने पहले ऑक्सीजन के साथ मिलाया था, अब हम मिलाएंगे पानी के साथ। तो मेटल्स को पानी के साथ मिलाने पे क्या होगा, मेटल्स प्लस, मैंने वो ऑक्सीजन गलत लिख दिया, यहाँ पर आएगा वाटर, मेटल प्लस वाटर क्या बन जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। और कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम मेटल को पानी में मिलाएंगे तो एक गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस, हमेशा हमेशा। ठीक है, तो केस नंबर 1 आ जाते हैं हम। क्या, अगर मैंने कुछ मेटल्स होते हैं जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, अगर मैंने उनको पानी में डाला तो वो हाइड्रोजन गैस भी निकालेंगे और हीट भी निकालेंगे। जैसे सोडियम, मैंने बताया था सोडियम हमेशा किस में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में। लेकिन अगर मैंने उसको पानी में डाल दिया तो क्या होगा, वो बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और हीट, आग निकल जाएगी। ठीक बात है। ऐसे ही पोटेशियम को मैंने पानी में मिलाया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और आग निकल जाएगी। ठीक बात है। केस नंबर 2, ये तो होगा हाईली रिएक्टिव सोडियम और पोटेशियम। केस 2 में हम पढ़ेंगे कुछ ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते लेकिन हाँ रिएक्टिव होते हैं, जैसे कैल्शियम। कैल्शियम को मैं पानी में डालूंगा तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वीडियो नंबर फर्स्ट में चैप्टर नंबर 1 में मैंने केमिकल इक्वेशन में समझाया था कि कैल्शियम ये क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लेक लाइम, स्लेक्ड लाइम। ठीक बात है। तो ये बन जाएगा स्लेक लाइम। और कौन सी गैस निकलेगी, सिर्फ हाइड्रोजन गैस निकलेगी और हल्का फुल्का गर्म हो जाएगा बस पानी। मैंने बताया था कली को आप पानी में डालोगे क्या होगा, पानी गर्म हो जाता है, पेंट करने वाली जो कली होती है ना, तो ऐसे ही ये गर्म हो जाएगा लेकिन आग नहीं निकलेगी इसमें से। ठीक बात है। केस नंबर 3 होंगे कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो पानी के साथ मिलते हैं लेकिन कोई रिएक्ट नहीं करते, लेकिन अगर वो स्टीम के साथ स्टीम के साथ हमने रिएक्ट करा दिया तो वो क्या करेंगे, तो वो हाइड्रोजन गैस निकाल देंगे। कैसे, आप पानी में लोहे का कुछ डाल दो तो क्या हाइड्रोजन गैस निकलेगी, कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने लोहे को स्टीम जो होती है मतलब उबले हुए पानी के सामने रख देना तो क्या होगा, जो एल्युमिनियम है या आयरन है वो क्या बन जाएगा, आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, तो रिएक्टिव होते हैं लेकिन इतने रिएक्टिव नहीं होते, लेकिन स्टीम के साथ रिएक्टिव कर जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा करते हैं, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, और सबसे कम कौन सा करता है, आयरन। ठीक बात है। तो हमें ये भी आ गया कि मेटल्स को हम वाटर के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अगर सोडियम और पोटेशियम है तो आग भी निकलेगी, कैल्शियम में सिर्फ गर्म होगा, आग नहीं निकलेगी। एल्युमिनियम, जिंक और मैग्नीशियम, आयरन में हमेशा क्या कहते हैं, वो पानी के साथ नहीं घुलेंगे लेकिन स्टीम के साथ वो रिएक्ट कर जाएंगे। लेकिन कुछ केस 4 में आएगा, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो बिल्कुल रिएक्टिव होते ही नहीं है, जैसे सिल्वर, गोल्ड, लेड, ये रिएक्टिव नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं, ये कोई भी रिएक्ट नहीं करेंगे, जब आप पानी डाल दो, स्टीम डाल दो, वैसे के वैसे ही रहेंगे। ठीक बात है। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी आ गई इसकी, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट। अगर मैं मेटल को सॉल्ट के साथ कराऊंगा तो क्या होगा, इसमें रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखनी है, पिछली बार एक क्वेश्चन भी आया था इसके ऊपर। ये क्या होता है, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन का क्या होता है, एसएन, लेड का क्या होता है, पीबी, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर का क्या होता है, एजी और एयू। ठीक बात है। अब इसमें क्या होगा, ताकतवर कौन सा ज़्यादा है, पोटेशियम, सोडियम, ये हाईली रिएक्टिव है, कैल्शियम उसके बाद रिएक्टिव है, गोल्ड, सिल्वर सबसे ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो ये जो मेटल्स होते हैं इनको हमने कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। अब ऐसे सोचो कि मान लो मैंने जिंक ले लिया और मैंने ले लिया ए AL2O3। अब क्या
जिंक रिएक्ट करेगा तो आप बोलोगे जिंक ज़्यादा ताकतवर है एल्युमिनियम, तो आप कहोगे एल्युमिनियम ऊपर है, एल्युमिनियम ज़्यादा ताकतवर है। तो जिंक क्या इसको हटा पाएगा? नहीं हटा पाएगा, तो क्या आ जाएगा? नो रिएक्शन। ठीक बात है। अगर मैंने बोला ऐसे एक और ले लिया, मैंने बोल दिया कि Fe प्लस ZnSO4 कौन ज़्यादा ताकतवर है? तो आप कहोगे भाई जिंक ऊपर है, जिंक ज़्यादा ताकतवर है। तो जिंक क्या Fe क्या जिंक को हटा पाएगा? नहीं हटा पाएगा, तो ये क्या होगा? नो रिएक्शन। ठीक बात है। अब मैंने बोला आयरन प्लस CuSO4, अब क्या होगा? ये क्या है? कॉपर, कॉपर क्या है? नीचे, ये हल्का है। आयरन क्या है? ऊपर है। आयरन क्या होगा? ज़्यादा ताकतवर है। ये इसको हटा देगा? हाँ जी हटा देगा। तो ये क्या बन जाएगा? FeSO4 प्लस Cu। चैप्टर नंबर 1 में, वीडियो नंबर 1 में मैंने बताया कि कौन से कलर का होता है? ब्लू। और ये कौन से कलर का हो जाता है? ग्रीन। तो ये भी याद रखना है आपको। ठीक बात है। तो ये हो गया आपकी केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 3। लास्ट आती है 4th, बहुत अच्छे से समझना। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। अगर मैं मेटल्स को एसिड में डालूंगा तो क्या होगा? अगर मैं मेटल को एसिड में डालूंगा तो सॉल्ट बनेगा और इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है। जैसे, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें एक्सेप्शन भी आएंगे काफ़ी। ज़्यादातर मेटल्स अगर आप एसिड में डालोगे तो आपको हाइड्रोजन गैस निकलेगी नहीं निकलेगी। लेकिन अगर वो एसिड हुआ नाइट्रिक एसिड, ध्यान से याद करना, नाइट्रिक एसिड, तो आपकी हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि नाइट्रिक एसिड आपका होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिस कारण से वो जो हाइड्रोजन निकलेगी, H2 निकली, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो उसमें क्या मिला देगा? ऑक्सीजन मिला देगा, और क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन की जगह पानी बन जाएगा। इसीलिए नाइट्रिक एसिड के साथ कोई भी मेटल डालो तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन यहाँ पर भी बात आती है, क्या आती है? कि अगर मेटल हुआ मैग्नीज या मैग्नीशियम तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, जब आपका नाइट्रिक एसिड कैसा हो? डाइल्यूट हो। ठीक है। तो याद रखना है कि ज़्यादातर मेटल्स के साथ अगर आप एसिड में डालोगे मेटल को तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल डालोगे तो नहीं निकलेगी, क्योंकि नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन को साथ मिलकर ऑक्सीजन को मिला देगा और पानी बना देगा। लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ अगर आप मैग्नीशियम और मैग्नीज बनाओगे तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बन जाएगा। ठीक है। तो ये हो गई आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब आते हैं नॉन मेटल्स पे। नॉन मेटल्स क्या होते हैं भाई? मैंने बताया विच फॉर्म नेगेटिव आयंस, वो जो नेगेटिव आयंस बनाते हैं बाय गेनिंग। गेनिंग इलेक्ट्रॉन कैसे बताया था? क्लोरीन जो होता है वो कितना नंबर होता है? 17। जब 17 होता है तो क्या हो जाएगा इसका? 287, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इलेक्ट्रॉन का साइन होता है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 1, मतलब एक ज़्यादा हो गया। ठीक बात है। ये हमने पढ़ी, तो इलेक्ट्रॉन को उसने गेन कर लिया, इसलिए इसको क्या बोला? नॉन मेटल बोला। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। ज़्यादातर सॉलिड होते हैं नॉन मेटल्स, या फिर गैस होते हैं, लेकिन लिक्विड नहीं होते हैं, एक्सेप्ट वन। कौन सा? ब्रोमीन। दूसरा, बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? पेंसिल की चोंच। अच्छा, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। अगर उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। और वो कैसे होते हैं? ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब अगर आप उनको गिरोगे तो वो टूट जाएंगे। ठीक बात है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये है कि जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं ना, तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ना वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो ज़्यादा कंपाउंड नहीं बनाते हैं। वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे कार्बन को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी आ जाता है पेपर में। अब आते हैं, और इसका सेकंड पार्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है अक्रेंस ऑफ मेटल्स। जो मेटल्स होते हैं ना, वो हम कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले पता होना चाहिए मिनरल्स और ओर्स में फ़र्क। देखो, मिनरल्स के होते हैं द एलिमेंट और कंपाउंड विच नेचुरली अकर इन द अर्थ क्रस्ट। सबको पता है जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर जो जो एलिमेंट पड़े होंगे या कंपाउंड रखे होंगे जो हम खोद के निकालते हैं, तो वो सब क्या होते हैं? मिनरल्स। लेकिन अगर मैंने उन मिनरल्स में से वो मेटल्स एक्सट्रैक्ट करें अपने फ़ायदे के लिए, अगर मैं अपने फ़ायदे के लिए निकाल रहा हूँ, तो वो क्या बन जाएंगे? वो बन जाएंगे ओर्स। ये बेसिक डिफरेंस होता है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कि हम एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। अब मेटल्स जो होते हैं तुम्हें पता है कि भाई हाईली रिएक्टिव होते हैं, मीडियम रिएक्टिव होते हैं, लो रिएक्टिव होते हैं। तो अगर मैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स होंगे तो मैं उनको कैसे करूँगा? तो मैं उनको करूँगा इलेक्ट्रोलिसिस और प्योर मेटल निकाल दूंगा, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर इम्प्योरिटी होती है ना। किसी के अंदर सल्फाइड होगा, किसी के अंदर कार्बोनेट होगा, तो मैं इन इम्प्योरिटीज़ को हटाऊंगा, उसी को बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। ठीक बात है। अगर इसकी स्टडी करनी हो तो मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँगा? मैं लूँगा मेटलर्जी। क्या लूँगा? मेटलर्जी। ठीक बात है। अगर हाई रिएक्टिव है तो मैं इलेक्ट्रोलिसिस करूँगा। अगर वो मीडियम रिएक्टिव है, यहाँ पर आएगा मीडियम। मीडियम, अगर मीडियम रिएक्टिव है तो क्या करना होगा मुझे? तो मैं उसका कार्बोनेट और या सल्फाइड और होगा, अगर कार्बोनेट मिला होगा तो मैं कैल्सिनेशन करूंगा, सल्फाइड मिला होगा तो मैं रोस्टिंग करूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा? रिडक्शन कर दूंगा। रिडक्शन कैसे करूँगा? स्मेल्टिंग से कर दूंगा या थर्मिट लगा दूंगा।
अभी आगे आप पढ़ोगे डिटेल में, बस इतना समझो, है ना। अगर लो रिएक्टिव है तो मैं उनको क्या करूँगा, रिडक्शन कर दूंगा, खाली खाली कैसे, हीटिंग से। मैं हीट करूँगा और वो टूट जाएंगे और अलग अलग हो जाएंगे। कैसे, फॉर एग्जाम्पल करते हैं सबसे पहले लो रिएक्टिव का, मैंने बताया वो हीट कर दो अपने आप हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल उसको बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन, सेल्फ मतलब अपने आप वो टूट जाते हैं, है ना, सिंपल हीट कर दो। कैसे, 3 एग्जाम्पल है, पेपर में आ जाते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मूला आ जाता है सिन्नाबार। सिन्नाबार क्या होता है कि मरकरी का ओर, मरकरी में जो आपकी गंदगी होगी वो किसकी होगी, सल्फाइड की होगी। इंप्योरिटीज होगी, क्या होगी, सल्फाइड की होगी। गेज होगा, क्या होगा, सल्फाइड का होगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, गेज भी बोल देते हैं। तो ये होगा सल्फाइड का, किसके अंदर, मरकरी के अंदर। अब ध्यान से देखना, मैंने मरकरी है HgS, उसके अंदर मैंने उसको जलाया। जैसे ही मैंने हीट करा, मतलब मैंने ऑक्सीजन ऐड करी, मैंने बताया। तो ऑक्सीजन ऐड करने से क्या होगा, जो सल्फर है वो बन जाएगा SO2, और जो ऑक्सीजन है एक, वो मरकरी के साथ मिल गया। ध्यान देना, मैंने मरकरी का ऑक्साइड बना दिया। मैं आगे चल के सब में ऑक्साइड बना दूंगा, सल्फर हटा दूंगा, कार्बोनेट हटा दूंगा, उसके अंदर ऑक्सीजन मिला दूंगा। कारण एक है कि ऑक्सीजन मिलाने से वो, अगर वो मिल गया तो मेरे लिए आसान हो जाएगा ऑक्सीजन को निकालना। एक बार अगर सल्फर हट गया, एक बार अगर कार्बोनेट हट गया और ऑक्सीजन आ गया, तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया कि मैं उसमें से प्योर मेटल को निकाल दूंगा ऑक्सीजन को हटा के, है ना। तो मैंने इसलिए यहाँ पर HgO लगा दिया। अब मैंने HgO को वापस से हीट करा। जैसे ही मैंने इसको हीट करा तो O जो है वो अलग हो गया ऑक्सीजन की फॉर्म में, और मुझे प्योर मरकरी मिल गया। ठीक है, तो मरकरी का, जब आपका मरकरी सल्फाइड होता है उसको बोलते हैं सिन्नाबार। ठीक बात है। अब आता है कॉपर ग्लास पे। कॉपर ग्लास क्या होता है, जब कॉपर में सल्फर की इम्प्योरिटी होती है तो आप क्या बोलोगे उसको, कॉपर ग्लास। इसका एक और नाम भी होता है कॉपर पायरेट। क्या होता है, कॉपर पायरेट। ठीक बात है। इसको भी मैंने ऐसे करा, कॉपर, इसके अंदर सल्फर है, कॉपर सल्फेट, तो मैंने कॉपर पायरेट जिसको बोलते हैं, कॉपर पायरेट में मैंने जलाया, जलाया मतलब ऑक्सीजन दी। तो अब क्या हुआ, SO2 तो अलग हो गया और एक ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया। अब ये जो एक ऑक्सीजन आ गया, ये बन गया कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड को आप सिंपल हीट करोगे ना, तो वो एकदम से ऑक्सीजन हटाता नहीं है, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो इसीलिए आप वापस से उसमें कॉपर ग्लास मिला दोगे, ऐड कर दोगे वापस से। अगर आपने उसमें वापस से ऐड कर दिया, तो ये जो सल्फर है, अब ये इसको ऑक्सीजन को ले जाएगा, बना देगा SO2, और हमें प्योर मिल जाएगा कॉपर। ठीक बात है। ऐसे ही थर्ड है, थर्ड क्या है, गैलेना। गैलेना मतलब क्या होता है, जब आपके लेड के अंदर सल्फर हो तो आपको बोलेंगे उसको गैलेना। पेपर में बहुत आता है कि गैलेना क्या होता है, PBS क्या होता है, ऐसे। ठीक है, सेम हम इसमें करेंगे। PBS है, मैंने इसको हीट करा, हीट करा मतलब ऑक्सीजन दी। जैसे ही मैंने ऑक्सीजन दी तो सल्फर के साथ क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा SO2, और मुझे क्या मिल गया, लेड के साथ ऑक्साइड। यहाँ पर भी मुझे क्या मिल गया, कॉपर के साथ ऑक्साइड। यहाँ पर भी मुझे क्या मिल गया, मरकरी के साथ ऑक्साइड। मैंने ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब मरकरी, ये जो लेड है, ये लेड में मैंने ऑक्साइड मिला हुआ है, ये हम हीट करेंगे सिंपल, तो ऑक्साइड निकलेगा नहीं, इसलिए मैंने वापस से क्या मिला दिया, गैलेना मिला दिया। जैसे ही मैंने गैलेना मिलाया तो ये सल्फर जो है वो ऑक्सीजन को ले जाएगा, वो बन जाएगा SO2, और हमें प्योर लेड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके हो गए एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिव मेटल्स। अच्छा, अब मीडियम रिएक्टिव मेटल्स कैसे करेंगे। मीडियम रिएक्टिव मेटल्स हम उनके लिए करते हैं जो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जिंक। जिंक के अंदर दो तरह की इंप्योरिटीज हो सकती हैं, या तो होगा सल्फाइड या होगा कार्बोनेट। या तो होगा सल्फाइड होगा मतलब ZnS होगा, या होगा जिंक कार्बोनेट। ठीक है, अगर सल्फाइड हुआ, अगर सल्फाइड हुआ तो हम उसको वो जो हटाएंगे उसको ऑक्साइड में बनाएंगे, मतलब इम्प्योरिटीज़ को हटाएंगे तो हम हटाएंगे रिडक्शन से। और अगर कार्बोनेट हुआ तो हम हटाएंगे कैल्सिनेशन से। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। अच्छा, कार्बोनेट से याद रखना, कार्बोनेट से कैल्सिनेशन, C कैल्सिनेशन, और सल्फाइड की इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए रिडक्शन। ठीक बात है, रिडक्शन है, सॉरी, रोस्टिंग। टाइपिंग मिस्टेक है मेरी, मैंने खुद ही नोट्स बनाए हैं, तो इसमें मेरी मिस्टेक हो गई थी, तो याद रखिएगा, मुझे याद है रोस्टिंग होता है। ठीक है, तो हम रोस्टिंग पढ़ते हैं। रोस्टिंग क्या होता है, हमने इसको लोअर मतलब मेल्टिंग पॉइंट पिघलाने से पहले ही, मैंने जिंक सल्फर है, जिंक सल्फाइड है मतलब सल्फर का इम्प्योरिटी है, मैंने उसको जलाया, हीट करा। जैसे ही मैंने हीट करा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अगर मैं रोस्टिंग करूँगा तो मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करूँगा। अगर मैं कैल्सिनेशन करूँगा तो विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करूँगा। यहाँ पे क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये भी पेपर में आता है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, जिंक सल्फाइड लिया, जिंक सल्फाइड को मैंने जलाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये क्या बन गया, ZnO बन गया। ZnO बन गया, और ये क्या हो गया, SO2 बन गया। अब आपको पता है, मैंने बताया था ये जिंक ऑक्साइड बन गया। अब मेरे लिए आसान होगा थोड़ा सा, कैसे, अब हम आगे करेंगे। अगर यहाँ पर कार्बोनेट हुआ तो मैंने क्या करा, थर्मल डिकम्पोजिशन करा, ऑक्सीजन की बिना प्रेजेंस में मैंने उसको हीट करा। थर्मल डिकम्पोजिशन, कोई सा भी डिकम्पोजिशन मेथड होते हैं 3, वीडियो 1 में हमने पढ़े हैं, तो उनमें से कोई सा भी करा, तो हमने हीट करने पे क्या मिलेगा मुझे, जिंक ऑक्साइड। यहाँ भी हमें जिंक ऑक्साइड मिल गया, ऑक्सीजन इसके अंदर मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड भाग गया, अब ये
भी ऑक्साइड है, ये भी ऑक्साइड है। अब दोनों हमारे पास क्या मिल गए, हमें मिल गया जिंक ऑक्साइड। अब मैंने क्या करा, जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हटा के प्योर जिंक पाने के दो तरीके हैं, या तो मैं उसमें कर दूंगा स्मेल्टिंग या मैं कर दूंगा थर्मिट प्रोसेस। तो अगर जिंक है तो मैं करता हूँ स्मेल्टिंग। कैसे, मैंने ZnO लिया, उसमें मैंने डाला सी मतलब क्या हो गया, कोक। कोक कौन सा, चारकोल वाला, समझ गए, कोका कोला वाला नहीं, हाँ, तो चारकोल वाला। तो इसमें मैंने मिलाया कार्बन। कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन को अपने पास ले जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, प्योर जिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो हम करते हैं इसमें स्मेल्टिंग। अब आता है अगला, एक और प्रोसेस भी होता है। अगर हमने मान लो हमारे पास है आयरन का ओर, जिसमें आयरन ऑक्साइड है, या हमारे पास है क्रोमियम का, तो हम करेंगे थर्मिट प्रोसेस। थर्मिट प्रोसेस क्या होता है, पहली बात तो मैकेनिकल वालों को तो याद होगा, थर्मिट प्रोसेस हम कहाँ यूज़ करते हैं, रेलवे ट्रैक्स को रिपेयर करने में। ये भी पेपर में आता है, रेलवे ट्रैक को प्रिपेयर करने में, मैकेनिकल में आता है ये। ठीक है, तो अब इसमें क्या करा हमने, मेटल ऑक्साइड, जो ये मेटल ऑक्साइड है, इसमें हमने एक पाउडर मिलाया। किसका पाउडर मिलाया, एल्युमिनियम का पाउडर मिलाया। इसके साथ हमने कुछ इग्निशन मिक्सचर डाल दिया, जैसे Mg डाल दिया या बैरियम पर ऑक्साइड डाल दिया। तो जैसे ही हमने ये डाला तो क्या होगा, और उसको हमने कवर कर लिया रेत से। मतलब ये रेलवे ट्रैक है, मान लीजिए ये रेलवे ट्रैक है, हाँ, अब यहाँ पर क्रैक आ रहा है, तो हमने क्या करा, एक आपकी मशीन होती है, उसके अंदर हमने क्रोमियम ऑक्साइड डाला, उसके अंदर हमने एल्युमिनियम डाला, हमने मैग्नीशियम या बैरियम ऑक्साइड का पाउडर डाला, उसको ढक दिया। किससे ढक दिया, रेत से। और लोहे का एक मशीन होती है, उससे हमने क्या करा, दबाए रखा। जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट पिघलेगी, बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी। जैसे ही यहाँ पर हीट निकली तो क्या होगा, आयरन अलग हो जाएगा और एल्युमिनियम किसको ले जाएगा, ऑक्साइड को। एल्युमिनियम ऑक्साइड को ले गया, हमें बचा आयरन। ये जो आयरन है, यहाँ पर जो क्रैक हो रहा होगा, उस क्रैक के अंदर फिल हो जाएगा आयरन, और जो क्रैक है वो भर जाएगा। इसलिए हम रेलवे ट्रैक्स में यूज़ करते हैं आपका, क्या बोलते हैं, थर्मिट प्रोसेस। इसको बोलते हैं, एक और नाम होता है गोल्ड स्टिटमेंट प्रोसेस, ऐसी कुछ नाम है, मुझे याद नहीं सही से। तो हाँ, गोल्ड स्टिटमेंट प्रोसेस ही है, ठीक बात है। अब आते हैं तीसरा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। तो अब हाई रिएक्टिविटी जो मेटल्स होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो उनको हम करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करेंगे हम, भाई ये एक हमने बीकर लिया, उसमें हमने एक डाला आपका एनोड, एक डाला हमने कैथोड। कैथोड, अब क्या हुआ कि ये जो कैथोड है, ये होता है आपका नेगेटिव वाला, तो यहाँ पर माइनस 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 लगा होगा, नेगेटिव वाली रॉड है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। इसके अंदर क्या ज़्यादा होंगे, इसके अंदर प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे एनोड में, ठीक बात है। अब मैंने क्या करा कि इसके अंदर डाल दिया नमक, NaCl। तो NaCl जो है वो टूटेगा पानी के अंदर, वो जब हमने बिजली दी इसके अंदर, ये हमने सेल लगा दिया। कौन सी लगाते हैं हम, DC लगाते हैं, सही है। तो हमने DC वोल्ट दिया इसमें, तो क्या होगा कि एकदम से NaCl जो है वो टूटेगा, Na प्लस में हो जाएगा और Cl माइनस में हो जाएगा। अब जो ये Na है, ये क्या है, ये भाई प्लस में है, तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये आपका कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। कैथोड क्या है, आपका नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, तो ये कैथोड की तरह अट्रैक्ट होगा। ये Na जो है इसके पास आके रुक जाएगा, ऐसे Na प्लस Na अलग, और Cl की दिशा से जाएगा, वो एनोड की तरफ जाएगा। क्यों, एनोड क्या है, प्लस है, और Cl क्या होता है, नेगेटिव, तो एनोड की तरफ जाएगा। अब ये Na जो है वो इस पे चिपक गया कैथोड पे, हमने इस रॉड को निकाला और उसको पाउडर को साफ कर दिया। क्यों, क्योंकि जो Na होता है वो आपका पाउडर की फॉर्म में होता है, कट बाय नाइफ हमने अभी पढ़ा था, तो वो हमारे आराम से प्योर सोडियम मिल जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। अब अगला इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है, सेम ऐसी है, हमने इसमें कॉपर को करते हैं। जो कॉपर CuSO4 होता है, तो ये किस में टूट जाएगा, Cu अलग हो जाएगा, SO4 अलग हो जाएगा। अब जो Cu है वो किसकी तरफ जाएगा, ये Cu होता है प्लस और ये होता है माइनस। जो Cu है वो किसकी जाएगा, कैथोड की तरफ, और जो SO4 है वो किसकी तरफ, एनोड की तरफ। और ये Cu है वो इस पे ऐसे ऐसे लिपट जाता है। हमने फिर ये रॉड निकाल देंगे, ये रॉड निकाल के हमें मिल जाएगा प्योर Cu। तो ये आपका चैप्टर है, इतना ही चैप्टर है। मेन चीज़ यही है जो पेपर में पूछी जाती है, इनसे ही कॉन्सेप्ट बनते हैं, इनसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इसकी अच्छे से रिवाइज करना है, इसको अपने नोट्स बनाने हैं, या ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा ग्रुप पे, तो आप वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। केमिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद हम फिजिक्स करेंगे, फिर बायो करेंगे। ओके, बाय।